हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। तो पिछले वीडियो में हमने 1987 जो पहला नेशनल वाटर पॉलिसी बना था जब 1987 में, वो हमने पूरा डिस्कस कर दिया है। उसके बाद 2002 में है वो जो नेशनल वाटर पॉलिसी है वो रिवाइज्ड हुआ है 2002 में। तो 2002 में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या क्या एडिशन हुआ है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एट फर्स्ट, आफ्टर एडॉप्शन ऑफ एनडब्ल्यूपी मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, न्यू चैलेंजेस इमर्ज्ड इन द वाटर रिसोर्स सेक्टर which necessitated review of the national water policy. नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 ये आने के बाद, ये जब काम करना स्टार्ट किया है तब बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आने लगे वाटर रिसोर्स रिलेटेड। तब जाके ये रिव्यू करने के बारे में सोचा गया है। मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाने के लिए, मॉडिफिकेशन लाने के लिए वो जो 1987 का पॉलिसी था उनके रिव्यू के बारे में सोचा गया है। द रिवाइज्ड नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 was adopted by the National Water Resources Council in its 5th meeting held on 1st April 2002। तो 1987 का जो पॉलिसी था, पहला जो पॉलिसी था, वो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के जो सेकेंड मीटिंग था तब वो पॉलिसी बना था। एंड ये रिवाइज्ड हुआ है कब? 5th मीटिंग में। वो कब? 1 अप्रैल 2002 5th मीटिंग हुआ है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का। 5th मीटिंग 1 अप्रैल 2002 में। तब जाके ये जो 1987 का जो पॉलिसी है उनका रिवाइज्ड हुआ है इस मीटिंग में। देयर वॉज ए कॉर्ड ऑफ सिमिलैरिटी इन एसेंस एंड प्रिंसिपल बिटवीन द नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 एंड नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। तो 1987 का पॉलिसी एंड 2002 का पॉलिसी जो हुआ है, इन दोनों में बहुत सारे चीज़ सिमिलर है। ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, ये सब बहुत सारे चीज़ सिमिलर है। कुछ कुछ जगह पे मॉडिफिकेशन, एडिशन ये सब हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। National Water Policy 2002 introduced modification, addition, alteration pertaining to various issue। तो किस किस जगह पे ये मॉडिफिकेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन ये सब हुआ है, कौन कौन सी जगह पे? जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन सब जो पॉइंट हम बोलेंगे यहाँ पे, तो वो 1987 में था। ये सब पॉइंट के ऊपर पॉलिसी में कहा गया था। तो ये सब चीज़ के ऊपर मॉडिफिकेशन हुआ है 2002 में। इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाटर रिसोर्स प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये एक नया चीज़ यहाँ पे आया है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो 1987 में नहीं था। वाटर क्वालिटी, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वाटर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस द स्टेट, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मेंटेनेंस मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर, land erosion by sea or river, conservation of water in comparison to National Water Policy 1987। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में जो सब था, ये सब चीज़ के बारे में जो जो कहा गया था उनको मॉडिफिकेशन किया गया है ये 2002 के पॉलिसी में। इनमें बहुत सारे चीज़ एडिशन किया गया है, जैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो क्या क्या चीज़ हुआ है, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सम ऑफ दिस आर हाईलाइटेड बिलो। स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड मेथड, प्रोसीड्यूर्स फॉर इस कलेक्शन शुड बी अडॉप्टेड। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में 1987 में क्या कहा गए थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को उनको स्टैंडर्डाइज करना है, डेटा कलेक्शन, इनका क्वालिटी अच्छा करना है। स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इनका जो प्रोसीड्योर है, कलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है, ये सब यहाँ पे, इन सब के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? नॉन कन्वेंशनल मेथड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को मैक्सिमम वे में अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो, मतलब जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उनको अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो, तो कन्वेंशनल मेथड और ट्रेडिशनल कुछ मेथड है, नॉन कन्वेंशनल कुछ मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे नॉन कन्वेंशनल मेथड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, इनमें क्या क्या है? इंटर बेसिन ट्रांसफर,
आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश और सी वाटर। तो इंटर बेसिन ट्रांसफर मतलब क्या है, जो रिवर बेसिन में पानी कम है एंड जो रिवर बेसिन में बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ से उस कम रिवर के जो बेसिन एरिया है वहाँ पे पानी ट्रांसफर करना, मतलब वाटर को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर मेनली रिचार्ज होता है कौन से वाटर से, रेन वाटर से रिचार्ज होता है। कोई एक जगह मानो जहाँ पे बारिश वगैरह हो ही नहीं रहा है बहुत टाइम से, तो उनका जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आर्टिफिशियली बाहर से आप पानी वहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश और सी वाटर। तो सी वाटर के, सी के कोस्टल एरिया में ग्राउंड वाटर जो रहता है उनको अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, सी के अंदर जो सलाइन वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, मतलब वो खाली जगह वो भर लेगा। तो इसलिए इसको आपको रोकना है, ये काम आप कर सकते हो वाटर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। एंड ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो बारिश का पानी जो हो रहा है उनको आपको हार्वेस्ट करना है, मतलब आपको वो रोक के रखना है आपके पास एंड वो बाद में आपको यूज करना है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब छत के ऊपर कोई बहुत सारे ऐसे मेथड है जिन मेथड के थ्रू आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कभी मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी अलग से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तब वहाँ पे आ जाएगा ये सब। तो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, मतलब रेन वाटर तो रेन जो होता है वो गिर के चला जाता है, जितना गिर के चला जाता है उनको अगर आप काम में यूटिलाइज करना चाहते हो, काम में लगाना चाहते हो, तो उनको आपको रोक के रखना है कोई एक जगह पे, तो वो मेथड आपको यूज करना है। तो नॉन कन्वेंशनल मेथड में इंटरबेसिन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड डिसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर और ब्रैकिश वाटर ये। एंड ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नीड टू बी प्रैक्टिस टू फर्दर इंक्रीज द यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स। तो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स को इंक्रीज करने के लिए आपको ये सब चीज की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दिस टेक्निक इज नेसेसरी। ऑब्वियसली ये सब काम अगर आप करना चाहते हो, ये सब मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में एडुकेशन की ज़रूरत है, रिसर्च करना ज़रूरत है एंड आपका जो एरिया है उनको डेवलप करना है, आपका नॉलेज जो है उनको डेवलप करना है, ये सब चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अब तक क्या क्या देखा हमने हुआ है, एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोडिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसीड्योर, ये सब के बारे में यहाँ पे कहा गए है एंड कुछ मेथड के बारे में यहाँ पे कहा गए है। जो वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये सब मेथड आपको यूज करना है, कुछ कन्वेंशनल मेथड, कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड, ये सब। नेक्स्ट क्या है, with a view to give effect to the planning, development and management of the water resource on a hydrological unit basis along with a multi-sectoral, multidisciplinary and participatory approach। तो अब तक यहाँ तक देखते हैं क्या है, with a view to give effect to the planning, development and management of water resource। तो अगर आप वाटर रिसोर्स को मैनेज करना चाहते हो, उनके लिए प्लान बनाना चाहते हो, उनको डेवलप करना चाहते हो, ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट बेसिस मतलब कोई एक जगह एरिया लेके एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट आपको पहले से चूज करना है, फिर जाके उन जगह का वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आपको प्लान करना है, डेवलप करना है, ये सब। तो अलोंग विद अ मल्टी सेक्टरल, मल्टीडिसिप्लिनरी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो इसके लिए आपको ये एक अप्रोच की जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी सेक्टरल, पार्टिसिपेटरी अप्रोच की जरूरत है, एज वेल एज इंटीग्रेटिंग क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल के बारे में भी आपको जानना चाहिए पहले, फिर जाके आप ये सब कर पाओगे। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल अंडर द वाटर रिसोर्स सेक्टर will have to be appropriately reoriented, reorganized and even created wherever necessary। तो अगर आप कोई एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट
और कोई एक बेसिन एरिया का जो वाटर रिसोर्स है उनको अगर आप मैनेज करना चाहते हो, उनके लिए प्लान करना चाहते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है? एक तो एक मल्टी सेक्टरल मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टिसिपेटरी अप्रोच की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा एक अप्रोच की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप प्लान कर पाओगे। एंड उसके लिए आपको क्या करना है? वाटर रिसोर्स रिलेटेड जो सब इंस्टीट्यूशन है उनको आपको रीओरिएंटेड करना है, रीऑर्गेनाइज्ड करना है। मतलब पहले जो था उनसे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। कोई जगह पे नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन, तो उस जगह पे आपको बनाना है, लोगों को आपको एडुकेट करना है। एंड इन सब प्लान कैसे बनाता है, ये सब अप्रोच के बारे में उसको सिखाना है, तब जाके आप ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन जो है उनको रीओरिएंट करने के बारे में कहा गया है, रीऑर्गेनाइज करने के बारे में कहा गया है, एंड जिस जगह पे नहीं है वहाँ पे क्रिएट करने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? इरिगेशन बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर, द एम शुड बी टू गेट ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर। तो इरिगेशन जो है इस पर्पस बहुत ज़्यादा पानी जो है यूज़ होता है। तो फ्रेश वाटर मेनली किस काम के लिए यूज़ होता है? एक तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए यूज़ होता है, और इरिगेशन के पर्पस यूज़ होता है। तो आपका एम क्या होना चाहिए? जितना पानी आप दे रहे हो प्रोडक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चरल पर्पस, तो उससे ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी हो पाए। मतलब जितना पानी आप यूज़ कर रहे हो उससे आपको जितना प्रोडक्टिविटी के बारे में आप सोच रहे हो उस जगह से होना चाहिए, उतना हो पाए, ये आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, फार्म प्रैक्टिसेस एंड स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन शुड बी एडॉप्टेड व्हेरेवर पॉसिबल। तो इरिगेशन के लिए ये सारे के सारे मेथड है अलग अलग से, जैसे साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, फार्म प्रैक्टिस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब ये सब अलग अलग सिस्टम है इरिगेशन का। तो ये सभी जो मॉडर्न जो सिस्टम है इरिगेशन का, सभी आपको यूज़ करना है जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो इरिगेशन में क्या आपको इम्प्रूव करना है? एक तो आपको ध्यान रखना है जितना पानी आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। एंड इरिगेशन रिलेटेड ये सब मॉडर्न जो टेक्निक है, मॉडर्न जो सिस्टम है, ये आपको यूज़ करना है जैसे वो एरिया अच्छे से मतलब पूरा पानी जो है यूज़ कर पाए। Reclamation of waterlogged saline affected land by scientific and cost effective method should form a part of command area development प्रोग्राम। तो वाटर लॉग जो एरिया होता है, सलाइन अफेक्टेड जो लैंड होता है, सलाइन अफेक्टेड लैंड मतलब क्या है? सी से पानी आके वो जो लैंड है वो सलाइन अफेक्टेड हो गया है, क्योंकि सी के अंदर जो पानी रहता है उनमें सलाइन रहता है, सॉल्ट रहता है। तो वो पानी मेनली सी एरिया के कोस्टल जो लैंड होता है वहाँ पे वहाँ का जो एरिया है वो सलाइन अफेक्टेड लैंड होता है। तो इन सब को आप मतलब ये सब लैंड जो है इनको आपको इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। तो ये सब को आपको जो आप प्लान जो बना रहे हो वाटर रिसोर्स के प्लान, तो वहाँ पे इनको आपको मतलब इंक्लूड करना है। वाटर लॉग जो एरिया मतलब जहाँ पे पानी हर वक्त रहता है, इनकी वजह से वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता है, एंड वो लैंड बेकार पड़े रहते हैं, पानी से भर के कोई काम नहीं आते हैं। तो उनको आपको इम्प्रूव करना है। सलाइन अफेक्टेड लैंड जो है उनको आपको इम्प्रूव करना है। ये सब भी आप इन सब चीज़ को भी आपको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्लानिंग है उनके अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स को मैनेज करना ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनके बारे में 1987 में भी कहा गया है। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब नए नए मॉडिफिकेशन यहाँ पे आए हैं, जैसे शुड इनकॉर्पोरेट अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इनके लिए एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच आप यूज करें। इन्वॉल्व नॉट ओनली द वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज। पार्टिसिपेटरी अप्रोच मतलब क्या है? सभी लोग को एक साथ मिला के लेके आप ये काम करें, तब जाके मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो इन्वॉल्व नॉट ओनली द various governmental agencies but also the user and other stakeholder in various aspect of planning, design, development and management of the water resource scheme। तो आपको सभी लोगों को इनके अंदर इंक्लूड करना है। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। इनके साथ साथ जो यूजर होता है, जो स्टेक होल्डर होता है, इन सभी को आपको इन सब प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, इन सब के काम में आपको यूज करना है। ठीक है। नेसेसरी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस शुड बी मेड एट वेरियस लेवल फॉर इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट रोल फॉर वुमेन। तो इंस्टीट्यूशन एंड लीगल में बहुत सारी चेंजेस आपको लाना है। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, उन सब इंस्टीट्यूशन में आपको वो सब व्यवस्थाएं देना है। लीगल जो चीज़ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, वो उन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एंड वुमेन को भी इनके अंदर आपको इंक्लूड करना है। Water user association and the local bodies such as municipalities and gram panchayat should involve in maintenance and management of water infrastructure at appropriate level। and इनके अंदर जो water user association जो है WUA, उनको भी आपको इंक्लूड करना है। एंड लोकल बॉडीज जो है म्यूनिसिपलिटीज, ग्राम पंचायत, सभी को आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। नहीं तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में अगर कोई ज़रूरत होता है तो ये म्यूनिसिपलिटीज़, ग्राम पंचायत का जो लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सभी लोग को एक साथ लेके आपको ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना है। यहाँ पे मेनली क्या क्या कहे गए हैं, एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच मतलब क्या है, सभी लोग को एक साथ लेके काम करना। इनमें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही नहीं है, इनके साथ साथ जो यूजर है, जो यूज करते हैं पानी, जो स्टेक होल्डर है अलग अलग, सभी को आपको प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट इन सब में इंक्लूड करना है। एंड जहाँ जहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, लीगल चेंजेस, वो सब भी आपको करना है। एंड वाटर यूजर एसोसिएशन, म्यूनिसिपलिटीज, ग्राम पंचायत, सभी को आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो ये यहाँ पे नया इंक्लूड हुआ है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन शुड बी इनकरेज्ड इन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट फॉर डाइवर्स यूजेस वेरेवर पॉसिबल। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कहाँ पे ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी इनके अंदर लाना है। इनका जो प्लानिंग आप कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट कर रहे हो वाटर रिसोर्स के प्रोजेक्ट में, सब में उनको इंक्लूड करना है जहाँ पे ज़रूरत पड़े उस जगह पे। मे हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव आइडिया। तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे अलग अलग आइडिया आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जो है उनका आइडिया ज़्यादातर सेम ही होगा, तो प्राइवेट सेक्टर का आइडियाज कुछ अलग होता है, यूनिक होता है, तो वो यहाँ पे वो लोग दे सकते हैं। जनरेटिंग फिनेंशियल रिसोर्स, इंट्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इंप्रूविंग सर्विस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू यूजर। तो ये एक तो इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं। फिनेंशियल रिसोर्स इधर से मिल सकते हैं अलग से। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कैसे होता है, कॉर्पोरेट लेवल में मैनेजमेंट कैसे होता है, उनका आइडिया यहाँ पे मिल सकते हैं। इम्प्रूविंग सर्विस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन सब भी इम्प्रूव हो सकता है ये प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के बाद। तो इसलिए ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इनके थ्रू बहुत सारे मतलब चीज़ इम्प्रूव हो सकते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी आपको ये प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है। Effluent should be treated to acceptable level and standard before discharging them into natural stream। तो जो सब पॉल्यूटेंट और चीज़ें जो है इंडस्ट्री वगैरह इन सब से निकल के आ रहे हैं नेचुरल स्ट्रीम में, मतलब कोई इंडस्ट्री से अगर कोई पॉल्यूटेड पानी वगैरह आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है उधर से, वो आके सीधा कहाँ पे मिलेगा, जो नेचुरल स्ट्रीम है, जो रिवर है, जो सी है, वहाँ पे ही आके मिलेगा। तो कैसा जो पानी जो आ रहा है, कैसा आ रहा है, एंड उनको कितना आप एक्सेप्ट कर पाते हो, उनको आपको पहले देखना है। मतलब डिस्चार्ज जो हो रहा है जो पानी, वो कितना पॉल्यूटेड है एंड कितना वो मतलब पॉल्यूशन कितना उधर से निकल सकते हो, एंड उनको रिफ्रेश कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको देखना है। मिनिमम फ्लो शुड बी एंश्योर्ड इन द पेरेनियल स्ट्रीम फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजी एंड सोशल कंसिडरेशन। तो जो पेरेनियल स्ट्रीम जो है, मतलब जो सब रिवर में हर वक्त पानी रहता है, उसे हम कहते हैं पेरेनियल स्ट्रीम। तो वहाँ से फ्लो धीरे धीरे आए, मतलब वहाँ पे तो हमेशा पानी रहता है, तो उधर से धीरे धीरे पानी आए, ये आपको मतलब उनका फ्लो मिनिमम रहे, ये आपको मेंटेन करना है। प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेस शुड बी फॉलोड इन मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या है, इनके बारे में भी हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल मतलब क्या है, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसके थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है, उनको ही वो जो
पॉल्यूशन की वजह से जो मतलब हैजर्ड डिजास्टर जो हो रहा है, लोगों का जो लोग जो अफेक्टेड हो रहा है उनको आपको कंपेंसेट करना है। तो पॉल्यूटर जो है मतलब जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो ही उसका पे करेगा। तो इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजर्स लाइक सिलेक्टिव lining in the conveyance system, modernization and rehabilitation of existing system including tanks, recycling and reuse of treated effluent and adoption of traditional technique like mulching. Measures like selective lining in the conveyance system, modernization and rehabilitation of existing system. तो बहुत सारे मेजर्स आपको यहाँ पे यूज करना है मतलब मॉडर्नाइज करने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आपको यूज करना है, जैसे टैंक, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट। तो जितना इफ्लुएंट आ रहे हैं उनको रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ठीक है, ये इन सब के बारे में आपको सोचना है। एडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक, जो सब ट्रेडिशनल टेक्निक था पहले का उन सबको आपको एडॉप्ट करना है, उन सबको भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है, जैसे माल्चिंग और पिचर इरिगेशन एंड न्यू टेक्निक लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मे बी प्रोमोटेड वेरेवर फीसिबल। तो मेजर्स लेना है आपको किस किस काम के लिए, मॉडर्नाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसके लिए बहुत सारे आपको मेजर्स लेना है। उन मेजर्स के अंदर क्या करना है, रीयूज करना है, जो सब इफ्लुएंट निकल रहे हैं उनको आप कैसे रीयूज कर पाओ वो आपको सोचना है। एंड ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर क्या क्या है, एक तो पिचर इरिगेशन, माल्चिंग, वो आपको इसके अंदर एडप्ट करना है। एंड न्यू टेक्निक हमने कहा ड्रिप एंड स्प्रिंकलर जो इरिगेशन टेक्निक है उनको भी आपको प्रमोट करना है, ठीक है। अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई एंड टू एडप्ट टाइमली measure to obviate time and cost overrun should form part of project planning and execution। तो प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है प्रोजेक्ट का जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही वो हो रहा है कि नहीं, वो गाइडलाइन मान रहे हैं कि नहीं, इन सब के बारे में आपको देखना है। तो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। वाटर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द स्टेट शुड बी गाइडेड बाय ए नेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो वाटर शेयर होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, मतलब कितना होगा, वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में वो देखा जाएगा, ठीक है। मतलब नेशनली वो डिसाइड होगा कितना पानी कौन सा स्टेट यूज करेगा, कितना पानी कौन से स्टेट के लिए ज़रूरत है ये। ड्यू रिगार्ड टू वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड नीड्स विद इन द रिवर बेसिन, तो रिवर बेसिन में कितना पानी है वो देखा जाएगा पहले, एंड कितना ज़रूरत है आपका वो पानी का तो वो दिखा जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको वाटर शेयरिंग एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये मिलेगा, ठीक है। नेसेसरी गाइडलाइन इंक्लूडिंग फॉर वाटर शॉर्ट स्टेट इवन आउटसाइड द बेसिन नीड टू बी इवॉल्व फॉर फैसिलिटेटिंग फ्यूचर एग्रीमेंट अमंगस्ट द बेसिन स्टेट। तो गाइडलाइन आपको बनाना है, इसके लिए उस गाइडलाइन के थ्रू ही आपको वाटर शेयर मिलेगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। एंड जिस जिस जगह पे वाटर शॉर्ट है मतलब पानी की कमियां है उस जगह पे के लिए अलग से गाइडलाइन बनाया जाएगा, एंड जिस जगह पे ज़्यादातर पानी है उस जगह से ट्रांसफ़र हो पाए शॉर्ट एरिया पे वो देखना है। तो इन सब एंड फ्यूचर एग्रीमेंट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब फ्यूचर में कितना पानी का ज़रूरत हो सकता है, फ्यूचर लोगों के लिए रख के आपको यूज़ करना है। तो ये सब गाइडलाइन के अंदर इंक्लूड होना है। वाटर शेयरिंग में मेनली क्या दिखा गया है, वाटर शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेनली बाय नेशनल पर्सपेक्टिव, नेशनली ये होगा, ठीक है। वाटर का रिसोर्स कितना अवेलेबल है उस जगह पे एंड कितना ज़रूरत है उनके ऊपर डिपेंड करके ही वाटर शेयर होगा, एंड इनके लिए गाइडलाइन बनेगा एंड उस गाइडलाइन के थ्रू ही वाटर शेयर होगा। The Interstate Water Dispute Act of 1956 may be suitably reviewed and amended for timely adjudication of water dispute referred to the tribunal। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है 1956 का उनको भी आपको रिव्यू करना है, एंड उसका जो अमेंडमेंट होता है वो भी आपको मानना ही यहाँ पे, ठीक है। तो रिव्यू क्यों करना है, तो 1956 में वो बना था, उनके बाद 2002 का ये पॉलिसी है। तो यहाँ पे आते वक्त तो बहुत टाइम निकल गया है एंड उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गया है, चेंज हो गया है लाइफस्टाइल में, वाटर रिसोर्स में, पृथ्वी में पूरा चेंज हो गया है। तो इसको आपको रिव्यू करना है एंड जो जो इम्प्रूवमेंट करना है वो इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 2002 के पॉलिसी में मेनली क्या क्या कहा गया है, एक तो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कोडिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोसीडिंग, प्रोसीड्योर, इन सब के ऊपर
कहा गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। एंड वाटर को यूटिलाइज करने के लिए कन्वेंशनल मेथड, नॉन कन्वेंशनल मेथड क्या क्या आप ले सकते हो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इंस्टीट्यूशन जो है वाटर रिसोर्स सेक्टर रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है, रीओरिएंट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, जहाँ जहाँ पे नहीं है उस जगह पे आपको बनाना है। एंड इरिगेशन के पर्पस आपको बहुत सारे जो साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट है, इरिगेशन रिलेटेड जो सब प्रोसेस है, सिस्टम है, वो सब आपको यूज करना है, जैसे फार्म प्रैक्टिसेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये सब आपको यहाँ पे यूज करना है। एंड सलाइन अफेक्टेड लैंड, वाटर लॉग जो एरिया, उनको भी आपको प्लान के अंदर इंक्लूड करना है। वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए सभी लोग को एक साथ लेके आपको काम करना है। गवर्नमेंटल एजेंसीज, लीगल इंस्टीट्यूशन, उनको भी आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है। वाटर यूजर एसोसिएशन, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, सभी को एक साथ में लेके आपको काम करना है। प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड करना है एंड इसके थ्रू आपको इनोवेटिव आइडिया मिल सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का आइडिया भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड जो सब पेरिनियल स्ट्रीम है, जहाँ से मतलब जो सब स्ट्रीम में हर वक्त पानी रहता है वहाँ से मिनिमम फ्लो हो, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इनको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एंड इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आपको ये जो इफ्लुएंट जो आ रहे हैं उनको कैसे रीयूज किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, उनके बारे में आपको सोचना है। ट्रेडिशनल टेक्निक आपको यूज करना है, न्यू टेक्निक जो आ रहे हैं उनको भी आपको यूज करना है, दोनों एक साथ मिला के आपको काम करना है। वाटर शेयरिंग के ऊपर क्या कहे गए हैं यहाँ पे, जितना वाटर अवेलेबल है एंड जितना आपको ज़रूरी है उसके डिमांड में ही एंड उसके अकॉर्डिंग ही उस स्टेट को पानी मिलेगा, मतलब वाटर शेयर होगा उतना, एंड नेशनली ये दिखा जाएगा। एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है उनको भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडिशन, मॉडिफिकेशन सब हुआ है 2002 के पॉलिसी में। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। तो अब तक हम 2 वाटर पॉलिसी डिस्कस किए हैं। पहला वाटर पॉलिसी 1987, उनके बाद वो रिव्यू हुआ है 2002 में, वो आज हम डिस्कस कर दिए हैं। ये 2002 का जो वाटर पॉलिसी है ये 2012 में जाके फिर से रिव्यू हुआ है एंड उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हुआ है एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर पॉलिसी है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।